नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देहरादून से हम खबर आपको बता दें, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी ने नामांकन किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उस दौरान मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा, कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है। तो हम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है और इस बाबत आपको बता दें कि देहरादून से हम खबर, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तैयारियां पूरी और साथ ही बीजेपी प्रत्याशी पार्वती देवी ने नामांकन अपना दाखिल किया और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और कई नेता इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो 5 सितंबर को आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और इस बाबत बीजेपी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज पार्वती देवी ने अपना नामांकन दाखिल किया, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी हैं पार्वती देवी, उन्होंने अपना नामांकन किया। महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुबोधलाल साहू और साथ ही पूर्व जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने जनता का बताया कि जनता उनके साथ है और साथ ही उन्होंने जीत का दावा भी किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी जीत का दावा किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की प्रत्याशी पार्वती देवी के नामांकन सभा में शिरकत की, जहां पर ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने स्वर्गीय चंदन रामदास की आकांक्षाओं और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पार्वती दास को उम्मीदवार बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर के लोगों के दास बनकर सेवा की है और हम सभी को उनके कार्यों को आगे बढ़ाना है। मैं सबसे पहले तो आज आदरणीय चंदन रामदास जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने लगातार इस क्षेत्र में अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। क्षेत्र में अनेक विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया। बागेश्वर विधानसभा से वो 4 बार विधायक रहे। कैबिनेट में प्रकार से इसी मैदान में इस आम चुनाव से पहले हम लोगों ने एक बड़ी रैली यहां पर उस दिन चुनाव से पहले की थी। मुझे याद आ रहा है कि उस समय हम लोग आप सबके बीच में आदरणीय चंदन रामदास जी के लिए आपका समर्थन मांगने के लिए आए थे, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आए थे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमारे बीच से चले जाएंगे और फिर से आप सबको एक बार यहां पर फिर से उनको श्रद्धांजलि और उनकी चंदन जी की पालना पड़ेगा। भाई बहनों, आप विश्वास नहीं हो रहा है कि चंदन जी हमारे बीच में नहीं है। उनका इस प्रकार से धक्का लगा एक असमयी उत्सव के लिए एक ऐसी घड़ी आ गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था भाजपा परिवार के लिए। और मैं कहूंगा कि व्यक्तिगत मेरे लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा अपने छोटे भाई की तरफ से माना। मैं मुख्य सेवक के दायित्व में था, लेकिन हमेशा से मेरी व्यक्तियों की चिंता करने का काम करते थे।
बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन के तुरंत बाद भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी और जिसमें भाजपा के 40 बड़े नेता बागेश्वर उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। वहीं स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम सबसे ऊपर है। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का नाम शामिल है। भाजपा ने स्टार प्रचारकों के जो 40 नाम जारी किए हैं उनमें सभी सांसद, कैबिनेट मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विजय बहुगुणा और तीरथ सिंह रावत के नाम भी शामिल किए गए हैं। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा भी बागेश्वर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाए गए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद भाजपा ने सभी स्टार प्रचारकों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी जो बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। आपको बता दें कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है। उत्तराखंड में बिजली के 27 लाख उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम ने बड़ा झटका दिया और प्रति यूनिट 14 से लेकर 52 पैसे बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट यानी कि FCA के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड में बिजली के 27 लाख उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम ने बड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि प्रति यूनिट 14 से लेकर 52 पैसे बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं। प्रति यूनिट 14 से 52 पैसे बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। जुलाई से सितंबर महीने तक के लिए बढ़ोतरी की गई है। पिछले 3 महीने में फ्यूल चार्ज पूरी तरीके से माफ था। घरेलू कनेक्शन में हर महीने 36 से 144 रुपए का पड़ेगा असर। तो उत्तराखंड में 27 लाख बिजली उपभोक्ताओं को महंगे बिजली का झटका लगने वाला है। प्रति यूनिट 14 से लेकर 52 पैसे बिजली के रेट बढ़ गए हैं और फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली दरों में बढ़ोतरी की गई है। जुलाई से सितंबर महीने तक के लिए बढ़ोतरी की गई है। पिछले 3 महीने में फ्यूल चार्ज पूरी तरीके से माफ था। घरेलू कनेक्शन में हर महीने 36 से 144 रुपए का असर पड़ेगा। 100 यूनिट बिजली पर 36 रुपए, 200 यूनिट बिजली पर 72 रुपए, 300 यूनिट बिजली पर 108 रुपए, 400 यूनिट बिजली पर 144 रुपए, 500 यूनिट बिजली पर 180 रुपए अतिरिक्त खर्च होगा। कमर्शियल और इंडस्ट्री पर अतिरिक्त खर्च होगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के अथक प्रयासों और संघर्ष को भी याद किया। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि और गोष्ठी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। मंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी कवि, पत्रकार, एक प्रखर वक्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म और पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अधिवेशन जो दिसंबर 1980 को मुंबई में हुआ था, अपने भाषण के अंतिम पंक्तियों में अटल जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। इस नारे को लेकर भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आज देश में 31 राज्यों में से 16 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं। भारत रत्न वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थान पर पहुंची है, उस स्थान में पहुंचाने में वाजपेयी जी का अभूतपूर्व योगदान है। यह कहूं कि उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता या पार्टी को देशभक्ति नहीं होगी। जिनको अजात शत्रु कहा जाता था, आप ध्यान नरसिम्हा राव ने एक बार
भारत का विरोध करने के लिए होते हुए वाजपेयी जी को भेजा। और जब आप बोलते थे तो फिर ड्रॉप साइन लगा था, लोग बड़े गंभीरता से उनकी बात को सुनता थे। और 5 साल पहले वर्ष की आयु में हम छोड़कर चले गए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी, मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा कार्य करता था, एक कार्यक्रम में वाजपेयी जी जन हिंसा में आए थे, तो व्यक्तिगत रूप से मेरा जो संपर्क वन पेंशन माननीय मोदी जी ने लागू की है, उसके वो डेट ऑफ मिशन मैंने उनसे कहा सर ये गवर्नमेंट जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी ने अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके संघर्ष और महत्वपूर्ण कार्यों को याद किया गया और मौके पर भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल और प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने उनके त्याग और पार्टी में दिए सहयोग को याद करते हुए कहा कि वे आज के राजनीतिक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और साथ ही जनसंघ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभाने वाले भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि और इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम पदाधिकारी अटल जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए, उनके द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को याद करते हुए नजर आए। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल और प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने उनके कृतित्व बनने तत्वों को याद करते हुए कहा कि आज के राजनीतिक लोगों के लिए अटल जी प्रेरणा स्रोत हैं और पुनीत मित्तल ने अटल जी को याद करते हुए बताया कि अटल जी का सारथी बनने का हमें मौका मिला, हमारी शादी में भी वो आए और उनका आशीर्वाद मिला। अटल जी जैसा व्यक्तित्व हमेशा याद आता है, आज हम सब उन्हें सच्चे दिल से याद करते हैं। बहुत सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मेरे को उनका सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे विवाह में भी सम्मिलित हुए, लेकिन ऐसे सरल व्यक्ति मैंने कभी जीवन में नहीं देखे। जो वो आते थे तो एक छोटा सा ब्रीफकेस लेके आते थे और उसमें 4 कपड़े बस। तो छोटा ब्रीफकेस इसलिए लाते थे कि कुली में पार्टी के पैसे ख़त्म ना हो, खराब ना हो, और खुद उठाते थे वो। ऐसा सरल व्यक्ति अगर कोई कार्यकर्ता नहीं दिखता था उन्हें तो पूछते थे कि फला आदमी कहाँ है, और उसके घर जाते थे और उसको मिलते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, और उनके द्वारा जो पौधा रोपा गया आज वो विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। उनके समय में भारतीय जनता पार्टी ने 2 सांसदों से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत से हैं और दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हैं। अटल जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें राजनीति में नए अध्याय खोले और देश के अंदर जो गठबंधन का धर्म की जो सरकारें हैं उसका एक उदाहरण अगर पेश किया तो अटल जी ने किया। उन्होंने परम धाम को प्रस्थान कर दिया था, लेकिन उनके और अगली खबर जोशीमठ से, जहां पर एक कस्बे में मकान टूटने की वजह से बताया जा रहा है कि 7 लोग मलबे में दब गए, जिसकी सूचना मिलती ही मौके पर पहुंचे जिला प्रशासन। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया। आपको बता दें कि रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 7 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। इस दौरान सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार को लेकर देहरादून नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2020 से अब तक देहरादून देश भर में 124वें स्थान पर 69वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं देहरादून को शीर्ष 50 शहरों में शामिल करने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत शहर की सूरत बिगाड़ने वाले बैनर पोस्टर हटाने के लिए अभियान छेड़े जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग में सुधार को लेकर देहरादून नगर निगम की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साल 2020 से अब तक देहरादून देश भर में 124वें स्थान से 69वें स्थान पर पहुंच गया। वहीं देहरादून को शीर्ष 50 शहरों में शामिल करने के लिए नगर निगम प्रशासन की ओर से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत शहर की सूरत बिगाड़ने वाले बैनर पोस्टर हटाने के लिए भी अभियान छेड़ा गया और मेयर ने उम्मीद जताई है कि इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून लंबी छलांग लगाएगा। और उन्होंने आगे कहा कि किसी भी पार्टी का यदि कोड बैनर सड़क के किनारे या कहीं भी दिखेगा तो उसे नगर निगम के द्वारा हटा दिया जाएगा। कि स्मार्ट सिटी हो या नगर निगम के शहर में जितने भी जो है अवैध होर्डिंग बैनर लगाए जाते हैं वो समय समय पर जो है नगर निगम उनको हटाता है और हटाने के साथ साथ जो बैनर लगाते हैं पोस्टर लगाते हैं उन पे जुर्माने का भी प्रावधान समय समय पर नगर निगम के माध्यम से प्रशासन करता है। अभी लगातार हमारा अभियान चल रहा है। जो अवैध होर्डिंग बैनर लगे हुए हैं, कुछ धार्मिक संस्थाओं के बैनर जरूर लगे हैं, जैसे हमारी टपकेसर की शोभा यात्रा के बैनर हैं। तो शोभा यात्रा के बैनर के लिए जो है हमने उनको कहा है कि शहर में जो है शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है और उन्होंने हमसे अनुरोध भी किया था। तो हमने कहा शोभा यात्रा इस तरीके के जो धार्मिक आयोजन होते हैं उनको बैनरों को छूट के साथ साथ जो कमर्शियल बैनर लगाते हैं, जो बधाई के बैनर लगाते हैं, उनको हटाने के लिए हमने कहा है। और अगली खबर दिनेशपुर से, जहां पर पुलिस ने अवैध वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। जहां पर पुलिस ने मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर हुड़दंग बचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सब इंस्पेक्टर संतोष अब्रेथी ने बताया कि अभियान के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर शोर मचाने वाले लोगों के अलावा नाबालिग बाइक चालकों को रोका गया है। वहीं इस दौरान पुलिस ने कई वाहन सीज करके वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला। अभियान चल रहा है हमारा रेट्रो साइलेंसर जो है नॉइस जो ज़्यादा मचाते हैं उनके लिए, और नाबालिगों द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं उनके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है हमारे यहाँ। तो अभिभावकों से तो हम अनुरोध भी करते हैं, हमेशा जागरूक करते आइए उत्तराखंड पुलिस की, आप बच्चों को वाहन न दें और रोड पर चलते हैं तो नियमों का ध्यान रखें। तो इसी का एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत रेट्रो साइलेंसर और नाबालिगों को जो वाहन चला रहे हैं उसको देख रहे हैं। हरिद्वार में अवैध शराब को लेकर जिला आबकारी विभाग बड़े पैमाने पर लगातार अभियान चला रहे हैं, जिसमें आबकारी विभाग ने अब तक जिले के लेक्सर और रुड़की के कई इलाकों से 2000 लीटर कच्ची शराब सहित 20,000 लीटर लहन और अवैध भट्टियों को नष्ट कर चुका है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा का कहना है कि जनपद में अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की ओर से 10 से 20 अगस्त तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने में विभाग को काफी चुनौती का सामना करना पड़ता है और जहां घने जंगलों में शराब माफिया शराब का धंधा करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी ओर से लगातार शराब माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि घने जंगलों में अवैध शराब माफियाओं द्वारा कार्य किए जाते थे, मगर उसके बावजूद भी हमारे द्वारा लगातार अवैध शराब पर कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध शराब को लेकर अभियान जारी है और इस बाबत जो माफिया हैं उन पर भी लगाम कसी जा रही है और अब तक करीब 2000 लीटर शराब के लहन को नष्ट किया जा चुका है। तो हरिद्वार की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 20 अगस्त तक ये जो विशेष अभियान है उसे चलाया जाएगा
और अवैध शराब को नष्ट कर दिया जाएगा और उसके साथ साथ जो माफिया इसमें संलिप्त होता है उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग की ये कार्रवाई जारी है। अभी तक 2000 लीटर शराब को नष्ट किया जा चुका है। जनपद हरिद्वार में अवैध कच्ची और अवैध स्रोतों की शराब पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आबकारी आयुक्त श्री सेमाल और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है, जिसमें हम 10 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक विशेष फोकस कर रहे हैं। और इसमें हमने लक्सर के क्षेत्र को और रुड़की के क्षेत्र को और हरिद्वार ग्रामीण को फोकस किया है, जिसमें हमने भारी मात्रा में इस कई दिनों में हजारों लीटर कच्ची शराब और कई हजार कुंटल नहर नष्ट किए हैं, कई भट्टियां तोड़ी हैं, कई सारे नेटवर्क को क्रैक किया गया है। आगे की कोशिश है कि जितने भी अवैध शराब के स्रोत हैं उनको समूल रूप से नष्ट किया जाए। प्रदेश में लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज आबकारी विभाग की टीम ने मंगलौर के नथुखेड़ी गांव पर छापा मारा और इस दौरान पुलिस ने एक घर से लगभग 500 लीटर अवैध शराब बरामद की। वहीं पुलिस को सूचना मिलते ही शराब माफिया मौके से फरार हो गया। साथ ही दूसरे घर से भी 20 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने अवैध शराब लहन और ड्रम को जब्त करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देशन में लगातार छापेमारी के दौरान आज रुड़की आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलौर के नथुखेड़ी गांव में कई घर से लगभग 500 लीटर कच्ची शराब बरामद की। बता दें कि जिलाधिकारी हरिद्वार के निर्देश अनुसार जिले भर में आबकारी विभाग की टीम कच्ची शराब पर लगातार छापेमारी कर रही है और मौके से जो शराब मिल रही है उसको जब्त किया जा रहा है। जो लहन मौके पर मिल रही है उसको भी नष्ट करते हुए भट्टियों को नष्ट किया जा रहा है। रुड़की आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिलने पर टीम गांव में पहुंची। टीम के गांव पहुंचने के बाद शराब माफियाओं को मिलते ही ताला लगाकर फरार हो जाते हैं। टीम के पास पहले से ही पूरी सूचना थी और टीम ने ताला तोड़कर घर के अंदर रखे हुए बक्से में लगभग 500 लीटर कच्ची शराब अपने कब्जे में लेने के बाद टीम कच्ची शराब के ड्रम को लेकर कार्यालय पहुंची और सभी को सील कर दिया गया। वहीं एक और जगह पर नाथुखेड़ी गांव में यह छापेमारी की गई, जहां पर 20 लीटर शराब के साथ एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सुबह से हमें सूचना मिल रही थी मुखबिर के माध्यम से। ये ग्राम नाथुखेड़ी में बराबर दबिश दी गई और दबिश के दौरान ये एक घर में ये शराब मिली। अभियुक्त को सूचना मिलते ही अभियुक्त घर में ताला लगा के फरार हो गया। ताला तोड़ने के बाद ये तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ये लगभग 500 लीटर के शराब करीब कच्ची शराब बरामद हुई। चलिए फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।